बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह अपना और अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल रख रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हेडमैन, विलेज ऑफिसर या लंबरदार। हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि विलेज ऑफिसर कौन होता है, कौन इसे अपॉइंट करता है और इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। उसके बाद हमने इसके इंट्रोडक्शन पे बात की थी, सेक्शन के ऊपर बात की थी कि चैप्टर नंबर 6 में ये सेक्शन 4 है और उसका सब सेक्शन 28 है, डेफिनेशन को जो डील कर रहा है। उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ आपको बताया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ हेडमैन कैसे की जाती है। उसके बाद हमने डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि रूल 17 कितनी अहमियत का हामिल है किसी नंबरदार को अपॉइंट करने के लिए। हमने इसको तफसील के साथ पढ़ा था। उसके बाद हमने स्टार्ट की थी कि आखिर हेडमैन होता क्या है, वो तो हमने जान लिया था। उसे अपॉइंट कौन करता है वो भी समझ लिया था। किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है अपॉइंट करते वक्त वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद जब हमने देखा कि आखिर इसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, क्या फ़राइज़ सरअंजाम देगा नंबरदार, तो वो हम डिटेल के साथ पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू था कि किस तरह वो कलेक्शन करेगा लैंड रेवेन्यू की। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि अदर सम्स रिकवरेबल, जो दीगर रकम की वसूली होगी वो कैसे करेगा। उसके बाद टू कलेक्ट रेंट, वो किराया को भी वसूल करेगा, किराया जमा करेगा। मैंने आपको बताया था कि नंबरदार का ये भी फ़र्ज़ है कि वो किराया जात अराजी की दीगर आमदनी जमा करे और तमाम जमाशुदा रकम को कहाँ पे जमा करवाएगा, वो मैंने आपको बताया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, यानी सरकारी ख़जाने में जमा करवा देगा। आमदनी जो वसूल करनी होगी उसकी फहरिस्त ऑलरेडी उसको दे दी जाएगी ताकि वो उसी हिसाब से वो कलेक्ट करता जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब वो लैंड रेवेन्यू वसूल कर लेगा, दीगर वसूली जो होगे वो उसको जमा कर लेगा और उसके बाद जब रेंट को वसूल कर लेगा। अब जब रेंट वसूल कर लिया जाता है, आपने देखा होगा कि एक ख़ास किस्म की रसीद आपको दे दी जाती है, वो बतौर सबूत होता है आपके पास कि आप जो भी आपके ज़िम्मा कराया था वाजिबुल, जो भी जितने भी वाजिबात थे वो आप अदा कर चुके हैं और उसके लिए डेफिनेटली इशू रिसीट की जाती है। अब रसीद का जारी करना इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि आप अपना रेंट पे कर चुके हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप रेंट पे करने लगते हैं तो आपको पता होता है कि आपको रेंट कितना पे करना पड़ेगा या कितना आपने रेंट को पे कर दिया है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिटेल के साथ रिपोर्ट ऑफ इंक्रोचमेंट है, यानी कि अगर नंबरदार ये देखेगा, अगर उसके नोटिस में ये बात आएगी या उसके अगर नोटिस में बात नहीं भी है तो आपका काम है नंबरदार को बता देना, इतला देना कि भाई फला शख्स जो है वो नाजायज़ मुदाखलत कर रहा है। तो वो क्या करेगा जी, फौरी मुतलका तहसीलदार को इसकी इतला देगा ताकि बर वक्त इक़दाम करके उसको बचाया जा सके। उसके बाद हमने डिस्कस किया रिपोर्ट एनी इंजरी, किसी भी तरह की अगर कोई इंजरी आ जाए, किसी भी तरह का अगर कोई नुकसान हो जाए तो वो फौरी तौर पर उसको इतला दी जाएगी। अब इंजरी जो है वो किसी भी किस्म की हो सकती है, अचानक फ्लड आ जाता है। अब जैसे ये करंट सिचुएशन को अगर आप देख लें, ये टिड्डी दल का हमला फौरी अचानक से हो जाता है, तो आपके पास क्या रेमेडी है, आपको पता होना चाहिए कि आप अपने फौरी तौर पे नंबरदार को बताएं, नंबरदार फिर मुतलका ऑफिसर को बताएगा ताकि बर वक्त उसको काबू किया जा सकेगा, वरना तो ये नुकसान कंपनसेट ही नहीं हो सकेगा। तो ये नंबरदार की ड्यूटी है कि वो
فوری اطلاع اس کو دے. اگر اس کے نوٹس میں نہیں ہے تو آپ کا گاؤں والوں کا فرض ہے کہ وہ اس کی رپورٹ اس کو دے نمبردار کو. ضروری نہیں ہے کہ نمبردار ہر وقت آپ کے یعنی کہ ٹھکانے پہ موجود ہو. نمبردار اپنے ذاتی معاملات میں، ذاتی کام کے سلسلے میں یا اپنے سرکاری کام کے سلسلے میں ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کا کام ہے اس کو اطلاع دینا، اور جب وہ اطلاع ہو جائے گی تو وہ بر وقت اس نقصان کو کم کرنے کی کوشش کرے گا. وہ کوشش کرے گا کہ بر وقت متعلقہ آفیسر کو بتا کے اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اوبیڈنٹ ہوگا ہر حکم ماننے کے لیے. جو اس کو حکم دیا جائے گا وہ حکم ماننے کا پابند ہوگا. ٹو امپلیمنٹ اینی آرڈر. ایسا نہیں ہے کہ اس کو آرڈر دیا جائے کہ بھی فلاں فلاں کام کر کے آؤ اور وہ کہے جی سوری میں نہیں جا سکتا یا یہ میرا کام ہی نہیں ہے. اس کو جو بھی فرائض دیے جائیں گے سر انجام دینے کے لیے وہ اس کے اوپر ذمہ ہے، وہ پابند ہوگا اس ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا ٹو اسسٹ، امداد کرنا. ہم نے لاسٹ پریویس لیکچر میں جو ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ اگر اس کے ذمہ اسسٹ ہو، کسی کی امداد کرنا ہو، مدد کرنا ہو تو نمبردار کیا کرے گا. اب گاؤں کے اندر کسی بھی کام کی غرض سے کلیکٹر کو امداد اگر فراہم کرنا ہے تو نمبردار کا فرض ہے. اگر کلیکٹر نے فصلوں کا معائنہ کرنا ہو، میوٹیشن تحریر کرنی ہو، سروے کرنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو تو وہ متعلقہ نمبردار جو اس گاؤں میں موجود ہوگا وہ اس کو حکم دے گا کہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس کے لیے وہ امداد کے لیے بندوبست کرے تاکہ وہ کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے. وہ کلیکٹر کی ہر طرح مدد کرنے کا پابند ہوگا کیونکہ وہ اپنی محال کلیکٹر سے زیادہ جانتا ہے، لہٰذا کلیکٹر کی مدد کرنا اس کا فرض ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کبھی الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیشہ پہلے اس کو نمبردار کو بلوا لیا جاتا ہے کہ جناب ہم آپ کے ایریا میں فلاں فلاں جگہ پولنگ سٹیشن بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا پولنگ سٹیشن بنانے میں ہماری مدد کی جائے. ہمیں بتایا جائے کلیئر کر کے کہ ہمارا جو پولنگ سٹیشن ہے وہ کہاں مناسب رہے گا. وہ پھر وہ جگہ کو مناسب جان کے وہ آپ کی مدد کرے گا. اس کے بعد پھر وہ وہاں بدمزگی اگر پیدا نہ ہو اس کا بھی انتظام کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پولنگ سٹیشن پر بدمزگی ہو جاتی ہے، بدنظمی ہو جاتی ہے، تو وہ امن بھی قائم رکھنے کا پابند ہوگا. وہ کوشش کرے گا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے کام میں کسی بھی طرح کی انٹرپشن ہو. اور اگر وہ امداد کرنے سے انکار کر دے تو پھر کیا ریمیڈی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا تو نمبردار کے اگینسٹ یہ ریمیڈی ہے کہ آپ اس کو پاکستان پینل کوڈ کے اکارڈنگ اس کو پنش کروا سکتے ہیں سیکشن 187 کے تحت. پھر دیکھیے اگر کوئی نمبردار امداد کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو آپ اس کو سیکشن 187 کے تحت پاکستان پینل کوڈ اس کے تحت کیا ہے جی آپ اسے سزا کروا سکتے ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص جس پر کسی سرکاری ملازم کو اس کے فرائض منصبی کی انجام دہی میں مدد دینی ہو، قانوناً واجب ہو، قصداً ایسی امداد نہ کرے تو وہ شخص سزا کا مستحق ہوگا. اب یہ ضروری نہیں ہے یہ سزا نمبردار کو ہی لگے گی، بس یہ دماغ ذرا اپنے حاضر رکھنے ہیں. بات سیکشن کیا کر رہا ہے 187، وہ کہتے ہیں کوئی بھی سرکاری ملازم اگر وہ اپنے فرائض انجام دینے سے انکار کرتا ہے تو آپ سیکشن 187 کے تحت اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے جی، نیکسٹ ہم اب یہاں تک تو تھا جو ہم لاسٹ لیکچر میں اس کو پڑھ چکے تھے، آج ہم اسے نیکسٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں. تو نیکسٹ ہے ٹو اٹینڈ سمنز. ٹو اٹینڈ سمنز یعنی حکم نامہ کی تعمیل کیسے کروائے گا.
अहकाम बाला जो मुतलका महाल पर इख्तियार रखते होंगे, अगर वो कोई हुक्मनामा रवाना कर दे यानी हुक्म दे दे तो नंबरदार का फर्ज है उसकी तामील करवाए, उसको ले ले और उसकी तामील करवाने का वो पाबंद होगा। और अगर हुकूमत जो है जी, तो ये नंबरदार का फर्ज है वो किसी भी हुक्म की तामील भी करवाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट एनी आउटब्रेक ऑफ डिजीज। अब आपने देखा होगा कि अचानक कोई वबा फूट जाती है, आपने देखा होगा कोई भी वबा हो सकती है। अब जैसे कोरोना वायरस है, अब ये करंट जो ये सिचुएशन चल रही है, डिजीज है, अब वो उसमें भी उसकी हेल्प करेगा। वो हेल्प किस तरह करेगा? अगर मुतलका महाल में कोई वबा फूट पड़े तो नंबरदार का फर्ज है कि इसकी फौरी इतला पटवारी को करे कि जनाब वबा खुबा जानवरों में फूट पड़े या इंसानों में, नंबरदार इसकी फौरी इतला पटवारी को करने का मजाज होगा, ताकि मुतलका ऑफिसर को अगर इतला दे दी जाए बर वक्त और वो उस इलाके में, उस गांव में, उस एरिया में वो जब वबा फूट चुकी है उसको बर वक्त कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ डेथ। आपने देखा होगा कि अभी भी बहुत से लोग अभी बाकी हैं कि अगर उनका कोई अपना या अजीज फोत हो जाता है तो वो उसका अंदराज ही नहीं करवाते। उनको पता ही नहीं होता कि इसका तरीक़ेकार क्या होगा फोत होने के बाद, उसको कैसे उसका अंदराज करवाया जाएगा, कैसे डेथ सर्टिफिकेट वसूल किया जाएगा, कैसे उसका जो CNAC है वो नादरा में दोबारा जमा करवाया जाएगा। वो इन बातों से गाफिल होते हैं, उन्हें इन बातों का इल्म नहीं होता। तो ये किसका फ़र्ज़ है? तो ये नंबरदार का फ़र्ज़ है कि अगर गांव में या उसके इलाके में, जिस इलाके का वो नंबरदार है, किसी बंदे की मौत वाक़या हो जाती है तो वो फौरी तौर पर उसको इतला देने का भी पाबंद होगा। यानी जिस जगह का नंबरदार मुकर्रर किया गया होगा वहाँ नंबरदार को चाहिए कि अपने गांव के किसी हकीकतदार की मौत वाक़या हो जाए तो इसकी इत्तला फौरी पटवारी इलाका को करे, ताकि पटवारी बर वक्त इसकी अराजियात का इंतकाल विरासत तकसीम कर सके। अब आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे लोग फोत होते हैं, हमारे भी और अपने भी अजीज भी फोत होते हैं, तो नंबरदार इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता, वो कोई इंदराज नहीं करवाता। यहाँ फिर भी लोगों को जाके पटवारी में, तहसीलदार में लकीरें निकलवानी पड़ती हैं और वो लकीरें निकलवाते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे कि ये अपने काम को ठीक से खुश असलूबी से सर अंजाम देने की तौफीक दे। लेकिन ये क्या करते हैं, पैसे की लालच में, पैसे की चक्कर में बहुत परेशानी उनको देते हैं, फिर वो पैसे देने में मजबूर हो जाते हैं। पार्टीज को नहीं पता होता कि हमने कौन सा काम कैसे निकलवाना है। अब उनके वो भोलेपन का या बेचारगी का फ़ायदा उठाते हुए वो उनको अच्छा खासा चूना भी लगा देते हैं, जिसमें ये पटवारी हजरात भी हैं, ये तहसीलदार भी हैं। और मैंने तो शायद अपनी ज़िंदगी में अभी तक कोई ऐसा पटवारी या तहसीलदार नहीं देखा। हाँ, एक ज़िंदगी में अभी करंट चल रहा है तो वो अपना काम मैंने देखा काफ़ी ईमानदारी से करता है, अदरवाइज़ सब अपनी अपनी जगह चूना लगाते हैं। अब देखिए कितना इजी काम है कि नंबरदार पाबंद है अगर कोई बंदा मर जाए तो उसकी फौरी इतला दे दे, ताकि पटवारी क्या करेगा जी, फौरी तौर पे उनकी विरासत तकसीम कर देगा। अब देखो उसके जो लवाहिकीन है उनको परेशान ही नहीं होना पड़ेगा। अब डेफिनेटली जो उनकी ज़मीन है, जो उनकी अराजियात है, उनका इंतकाल फौरी बर वक्त हो जाएगा, तो उनको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके अलावा मतवफ़ा के वारसान की फहरिस्त भी नंबरदार ही पटवारी को फराहम करेगा। अब डेफिनेटली एक घर के कितने फैमिली मेम्बर हैं वो उसको तो नहीं ना पता पटवारी को, तो ये क्या है जी, जो नंबरदार होगा वो उससे तमाम फैमिली मेम्बर की उसकी फहरिस्त लेगा, कितने भाई हैं, कितनी बहन हैं, फिर उसमें मेंबर कितने हैं, वो तमाम का रिकॉर्ड जो है वो पटवारी को जमा करवा देगा। और उसके बाद वो शजरा नसब को मुकम्मिल कर सके और आने वाली कई पेचीदगियों से बच सके। इसके अलावा नंबरदार इस मौत की इत्तला के इलाके के थाने को भी दर्ज करवाता है।
اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا آج کے دور میں، اطلاع کوئی دیتا ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر نمبردار اطلاع بر وقت دے دیتا ہے پٹواری کو اور پولیس اسٹیشن میں، تو اس کی لواحقین کو پریشانیوں کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ لیکن یہاں پہ اصولی دوسرے طریقے سے ہے۔ یہاں ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ابھی بھی لواحقین کو بری طرح ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو وہ وراثت انتقال کرواتے کرواتے ان کی ایڑیاں گھس جاتی ہیں، ان کا کام ہی نہیں ہو رہا ہوتا، پھر مجبور ان کو کسی وکیل کو ہائر کر کے فیس وغیرہ دے کے کام تیزی سے کروانا پڑتا ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ اس کے فوری طور پہ اس کا کروا دیا جائے، لیکن خیر امید پر دنیا قائم ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے جو یہ پٹواری حضرات ہیں اور یہ جو تحصیلدار حضرات ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ جو کام میں پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں، یہ ان کی مین ریزن یہی ہے۔ اور میری حکومت وقت سے بھی یہ درخواست ہے کہ جو یہ پٹواری حضرات ہوتے ہیں، تحصیلدار، ان کو کم از کم میرٹ پر لیا جائے، ان کو جدی حقوق کو سامنے نہ رکھا جائے، ان کو میرٹ دیکھا جائے، ان کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، تاکہ وہ پڑھے لکھوں کو بھی سمجھ سکے۔ اب وہ تقریباً کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فیلنگز کو ہی نہیں سمجھتے۔ اب کوئی افسر ہے تو اس کے لیے تو افسر نہیں ہے نا، وہ تو کہے گا جی جناب وہ لائن میں لگے رہیں جی، آپ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں۔ تو میں یہ درخواست کروں گا اس ویڈیو کے ذریعے کہ ان کے اوپر بھی ذرا نظر ثانی کی جائے، ان کے اوپر ذرا تجویز دی جائے کہ یہ اپنا کام احسن انداز میں کر سکے، اور کم از کم پڑھے لکھے پٹواری پیدا کریں، پڑھے لکھے پٹواریوں کو موقع دیں، پڑھے لکھے لوگوں کو موقع دیں، جو کم از کم لاء کو جانتے ہوں، قانون کو سمجھتے ہوں، اس کے مطابق یہ اگر یہ کام کریں گے تو یہ اس میں محکمے میں بہتری آئے گی، اور ہر ملک تبھی ترقی کرتا ہے جب اس کے ڈپارٹمنٹ میں بہتری آتی ہے۔ اس کے بعد کٹ ان اریگیشن کینال ہے۔ اچانک آپ نے دیکھا ہوگا، اب جیسے بلوچستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سبی میں سیلاب آیا ہوا ہے، یہ کرنٹ سچویشن ہے، تو یہ سیلاب اگر آ جاتا ہے تو پھر بھی اس کی بھائی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر جو سیرابی نہروں میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے، وہ فوری طور پر نمبردار کا فرض ہے کہ اگر سرکاری آبپاشی کی نہر میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہو جائے یا اس میں کوئی نقصان پہنچے تو اس نقصان کی اطلاع قریبی نہری افسر یا ضلع دار یا نہری پٹواری کو نقصان کو دے، تاکہ وہ بروقت مناسب اقدامات کر سکے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ پوائنٹ، اسسٹ ان انرولمنٹ آف ملٹری، فوجی بھرتی میں مدد۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ فوجی بھرتی میں اس کا کیا رول ہوگا بھائی؟ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے، نمبردار کا فرض ہے کہ جب بھی اسے کلیکٹر کی جانب سے عام یا خصوصی ہدایت موصول ہو تو اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے ان تمام سرکاری افسران اور کلیکٹر کے مقرر کردہ دیگر افراد کی مدد کرے جو اس کے گاؤں یا موضع میں فوجی بھرتیوں کے لیے آئے ہوئے ہوں۔ کئی بار نئے فوجی بھرتی کرنے کے لیے سرکاری افسر موضع وغیرہ کا دورہ کرنے وہاں سے نوجوان اکٹھے کرتے ہیں، اور نوجوان اب فوجیوں کو تو نہیں پتا کہ کون سے نوجوان یہاں پر ہیں، تو یہ نمبردار کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بتائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جب فوج کو فوری بھرتی کی ضرورت ہو تو اس صورت میں نمبردار اپنے فرائض نبھاتے ہوئے ان کی مدد کرے، اور مقصد بذریعہ مشتری منادی گاؤں میں والوں کو گوش گزار کرے تاکہ بھرتی کے کام کو ہر ممکنہ مدد فراہم ہو سکے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، رپورٹ آف ڈیتھ آف پینشنر، یعنی پینشن لینے والے کی جو موت ہے اس کی اطلاع دینے کا بھی وہ پابند ہوگا۔ اب جو لینڈ ریونیو ادا کرنے والا کوئی شخص وفات پا جائے، یعنی مالیہ راضی ادا کرنے والا کوئی شخص وفات پا جائے، یا اس کے گاؤں میں موجود کوئی ایسا شخص وفات پا جائے جو سرکار سے پینشن وصول کرتا ہو، یا کوئی ایسی عورت جو پینشن لیتی ہو، تو وہ شادی یا دوبارہ شادی کر لے تو اس کی شادی کی اطلاع فوری طور پر دے گا۔ اب جس گاؤں میں رہنے والا کوئی شخص عرصہ 1 سال سے غائب یا لاپتہ ہو تو ان تمام صورتوں میں بھی نمبردار کا فرض ہے وہ متعلقہ تحصیلدار کو فوری اطلاع کر دے۔ نیکسٹ ہے جی، گاؤں کے ڈاکیے کی مدد کرنا۔
रेंडर असिस्टेंट टू विलेज पोस्टमैन। अब ये गांव के डाकिये की कैसे मदद की जाएगी? आपने देखा होगा डाकिये का काम क्या है, डाक देना, उसके बाद जो जो डाक होंगी वो आपको देगा और चला जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा होगा कि उसके पास डाक ज़्यादा होंगी। अब अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोगों की जो ये पेंशन है वो बाई डाक भी आती है। अब उसके पास कीमती डाक हैं, पैसे हैं, पेंशन्स हैं, तो वो क्या करे? रात का टाइम है, तो फिर जो नंबरदार है वो पाबंद है उसको रात के तारीखी में उसको जगह दे, ताकि वो मुनासिब जगह क़याम करके अपने कीमती माल की हिफाजत कर सके। अदरवाइज सबको पता होगा डाकिये के पास तमाम कीमती सामान होगा, डाकू चोर लुटेरे जो हैं वो तो उसको रास्ते में लूट मारेंगे। तो फिर क्या है जी, इसमें नंबरदार उसकी मदद करेगा, उसको प्रॉपर तरीके से एक रिहाइश का बंदोबस्त करेगा, उसकी रात गुजारने का बंदोबस्त किया जाएगा, ताकि वो वहाँ पर खैरियत से रात का बसर करके अपनी कीमती चीज़ों को बचा सके। उसके बाद है जी सोर्स ऑफ कनेक्शन है, ये राब्ते का एक जरिया है नंबरदार। नंबरदार का फर्ज है कि वो मुकामी लोगों के मसाइल आला अहकाम तक पहुंचाए और उनके मसाइल का मुमकिन हल भी पेश करे। नंबरदार अफसरान, माल और मुकामी बाशिंदों के दरमियान राब्ते के फ़राइज़ भी अंजाम देता है और इसके लिए अफसरान और अवाम के दरमियान राब्ते का जरिया बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी सोर्स ऑफ कनेक्शन, तो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है असिस्ट इन सर्वे, यानी पैमाइश में भी मदद करेगा। नंबरदार का फर्ज है कि अगर इसके मौजे में किसी किस्म की पैमाइश का काम किया जा रहा हो, किसी भी किस्म का, अब आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अगर घर बना रहे हैं, सरकारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो वो फिर पैमाइश खड़े होकर करवा देता है। या आपने देखा होगा कि किसी की 4 एकड़ ज़मीन है, किसी की 5 एकड़ ज़मीन है, किसी की 12 है, किसी की 14 है। अब वो अगर अपने एकड़ में कोई फसल काश्त करना चाहते हैं तो वो ऐसे तो नहीं ना रैंडमली कर सकते कि जहाँ दिल करेगा जी गन्ना बीज दिया, जहाँ दिल करा जी गंदम काश्त कर दी, तो नहीं, उसकी पैमाइश करवाएगा जनाब आप अपने एरिया की हद तक ही उसको काश्त करेंगे। तो वो पैमाइश कुनंदा को मतलूबा पैमाइश में मदद करेगा और उसकी झंडियां पकड़े जो पैमाइश के दौरान गाड़ी जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोग पैमाइश करके या तो किला गाड़ देते हैं या कोई बड़ी सारी छड़ी वगैरह होती है या कोई झंडी गाड़ लेते हैं, जिससे आइडिया हो जाता है कि जी ये फला फला की जगह है। और जरैब से लंबाई चौड़ाई मापने के लिए भी मतलूबा शिकास फराहम करेगा और इस ज़मन में आला अहकाम की हदायत में भी अमल करेगा। अब ये जरैब क्या है जी, जारिब कह लें, जरेब कह लें, ये क्या है जी? जरेब पैमाइश करने का एक आला है। ये लोहे की कड़ियों से बनी हुई एक जंजीर है जो 55 फीट लंबी होती है। जरेब में 10 करम होते हैं और एक करम 5.5 फीट का होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टू सेफगार्ड बाउंड्री लाइन। अब नंबरदार का फर्ज है कि हदबंदी की भी हिफाजत करे। आमतौर पर हर गांव में दूसरे गांव की हद पर जो खेत मिल रहे होते हैं तो उनके कोनों में एक बर्जी बना दी जाती है। अब ये गांव वाले बेहतर समझते हैं इस बात को कि वो बर्जी सी बना दी जाती है, ठीक है, ताकि निशानदही हो सके और वो हदबंदी लाइन मुकर्रर हो जाए। जहाँ 3 मौज़ूआत की हद आपस में मिल रही हो वहाँ निस्बतन बड़ी बड़ी बर्जी बनाई जाती हैं। अब ये गांव वाले इस बात को बड़े बखूबी समझते हैं, जिसको सरहद कहा जाता है। और ये निशान उस किस्म के दीगर जितने भी निशान लगाए जा चुके हैं या लगाए जा रहे हों उनकी हिफाजत करना, उनको मुकर्ररा जगह पर कायम रखना भी नंबरदार की जिम्मेदारी है और उसके फ़राइज़ में शामिल है कि वो उसकी देखभाल भी साथ साथ करता रहे ताकि आने वाले बड़े मसाइल से उनको बचाया जा सके, लड़ाई झगड़ा से बचाया जा सके। अगर इन निशानात को कोई नुकसान पहुंच रहा हो या पहुंचा रहा हो कोई, तो नंबरदार का फर्ज है कि वो पटवारी को इसकी फौरी इतला करे ताकि बर वक्त इसके लिए मुनासिब स्टेप लिए जा सके।
अब नेक्स्ट देखें, टू रिकवर इनकम ऑफ शामलात। अब शामलात की जो आमदनी वसूल की जाती है वो किस तरह की जाएगी और इसमें हेडमैन का क्या रोल प्ले है। हर मौजे में जब कुछ अराजी मुश्तरका मालिकान को दे दी जाती है तो ऐसी अराजी शामलात कहलाती है। हर मौजे में कुछ अराजी मुश्तरका मालिकान को दे दी जाती है। आमतौर पर ऐसी अराजी को गांव के जुमला मालिकान, मज़ारान वगैरह अपने माल मवेशी वगैरह चराने के काम में लाते हैं और कुछ महालों में माल मवेशी चराने का मुकर्रर मुआवजा भी वसूल किया जाता है और अगर मुआवजा मुकर्रर किया गया हो तो उस मुआवजे की वसूली और उसका हिसाब किताब रखना भी नंबरदार के फ़राइज़ में शामिल है। आपने अक्सर देखा होगा गांव में बड़ी बड़ी जगह खुली पड़ी होती है, वहाँ सब्ज़ा वगैरह चराकर लगा दी जाती हैं ताकि लोग अपने अपने मवेशी वहाँ पर लाएं और उनको चराने के लिए छोड़ दें। तो ज़रूरी नहीं है कि ये फ्री ऑफ कास्ट किया जाए, वो उसे एक ख़ास इनकम भी वसूल कर सकते हैं क्योंकि वो मेहनत की जा रही है, उसके ऊपर पानी लग रहा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ जड़ी बूटियाँ काश्त की जा रही हैं ताकि मवेशियों के लिए एक आसान तरीके से उनको प्रोवाइड की जा सके खुराक। उसके बाद अगर उस गांव की कोई कमेटी वगैरह ऐसे शामलात से हासिल शुदा आमदनी को किसी मफाद आमा के काम में इस्तेमाल करती हो तो नंबरदार रकम इकट्ठी करके ऐसी कमेटी को हिसाब किताब देने का पाबंद होगा। अब शामलात पर मवेशी चराने के अलावा इसकी कुछ अराजी को बगैर काश्तकारी दीगर मज़ारों को दे दी जाती है और इसके एवज अपने काश्तकारों से हिस्सा बटाई या लगान वसूल किया जाता है और इसके वसूली हिसाब किताब रखना भी नंबरदार के फ़राइज़ में शामिल है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटीज अंडर पुलिस एक्ट। अब आपने ये सोचना है कि पुलिस में इसका क्या रोल है भाई। अब आपने देखा होगा कि अक्सर पुलिस रात को आ जाती है या कोई चोर घुस आता है तो क्या पटवारी उसकी निशानदेही ना करेगा, तो फिर ये नंबरदार उसकी मदद करेगा। जनाब हाँ यहाँ ये इलाका सेफ है, ये इलाका ज़रा सा हमें ख़राब लगता है तो लिहाजा आइए मैं आपकी मदद करता हूँ। अब कानून पुलिस के तहत भी नंबरदार पर कुछ फ़राइज़ आयद किए गए हैं जिनकी बजा आवरी उस पर लाजिम है। सॉरी, अगर उस इलाके में मफरूर मुजरिम या मुल्ज़म छुपे हुए हों या उन्होंने पनाह ले रखी हो तो नंबरदार का फ़र्ज़ है उनकी जाए पनाह से पुलिस को मुतला करे और उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाए। अब क्या है जी, रिपोर्ट इलीगल रिफाइनमेंट है, नाजायज़ कशीदगी की इतला है। नंबरदार का फ़र्ज़ है कि अगर इसके महाल में शराब कशीद करने की नाजायज़ भट्टी मौजूद हो और शराब की नाजायज़ कशीदगी जारी हो तो वो फौरी तौर पर महकमा आबकारी या पुलिस को इसकी इतला दे ताकि बरवक्त कार्रवाई लाकर उस नाजायज़ फेल को रोका जा सके और गांव में अमन को कायम रखा जा सके। अब ये फ़राइज़ की बजा आवरी नंबरदार के लिए लाजिम है, इनसे कोताही की सूरत में काबिल सज़ा हो सकती है। अब कोई इसमें बात नहीं है कि अगर तो वो कोताही बरतेगा तो भाई उसको सज़ा तो दी जाएगी। वो सेक्शन मैंने बता दिया है कौन सा है, पाकिस्तान पीनल कोड का 187। तो ये है नंबरदार के ड्यूटीज़। वैसे तो अभी बहुत सारी बाकी हैं, अगर आप डिस्कस करना चाहें तो ये अच्छी खासी बच जाती है, लेकिन अगर आप ये 23-24 पॉइंट भी अपने दिमाग में रख लें तो आप हमेशा के लिए याद रख सकेंगे कि आखिर एक नंबरदार के फ़राइज़ क्या होते हैं, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उसको किसके लिए अपॉइंट किया गया है, आखिर उसका मकसद क्या है। तो जब ये आप अच्छे से समझ लेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप अपने गांव में रहते हुए अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको किस वक्त किस रेमेडी की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जब अगर आपको उसके राइट्स का ही ना पता हो तो आप नंबरदार से क्या काम निकलवा सकते हैं। अब ये 23-24 जो पॉइंट मैंने आपको गिनवाए हैं, अगर आप इसको भी माइंड में रख लें तो आज के बाद मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप नंबरदार को ईजी नहीं रहने देंगे। आप देखेंगे जब
جب جہاں کو پرابلم فیس آئے گی آپ اس کو فوری رابطہ کریں گے. امید کرتا ہوں اپنا خیال رکھیں گے اور اس ویڈیو کو توجہ سے سنیں گے. اللہ حافظ.